हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 27 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम 26 फरवरी के जो करंट अफेयर्स देखे थे उन्हें एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करते हैं। पहला है सागर कवच को लेकर। तो सागर कवच अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बताना है कि सागर कवच क्यों हुआ था। नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए, तटीय सुरक्षा के लिए और समुद्री व्यापार के लिए और मछली पालन के लिए। तो जब नाम आ गया कवच से ही तो क्या है, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही किया गया था। इसके बाद है इराक के उत्तरी क्षेत्र में भूमि धंसने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि धंसने का मुख्य कारण भूकंपी तरंगें हैं या नियोटेथिस, जो नियोटेथिस महासागरीय पट्टी का धंसना है, अधिक जल दोहन है और तापीय वृद्धि है। तो ये तापमान वृद्धि, अति दोहन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। फिर दो हमने देखा, भूकंपी लहरें थी, नहीं। हमने देखा था जो यूरेशियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट, ये दोनों प्लेट है टकरा रही थी जाग्रोस माउंटेन में। तो वही है, ये महासागरीय पट्टी का धंसना है। जो नियोटेथिस महासागर हुआ करता था ना बीच में, तो वो वाला है ये। अगला है झूमर बिनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में हमने देखा था कि वो असम में किया गया है। पर जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? जो चाय जनजाति है वो इन सभी राज्यों में पाई जाती है। तो ये देखा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत का पहला क्लाइमेट म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट म्यूजियम, और चूंकि पहला है भारत का तो कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है, जो ये है। इसके बाद IIT मद्रास और CAG के बीच एक समझौता हुआ था। हमने देखा था डेटा को क्या करने के लिए, अच्छे से ऑडिट करने के लिए। तो वही है, सतत ऑडिट तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद छठा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली कंपनी कौन सी है? तो कंपनी कौन सी थी? रिलायंस इंडस्ट्री। तो टाटा नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद है रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, जिसमें हमने देखा था भारत का काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, 24 से हम 48 के आसपास पहुंच गए। तो ये सुधार हुआ है, सामाजिक जस्टिस में हम सुधार कर रहे हैं। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, जो इसका सम्मेलन था। इसके बाद है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो GTAI पहल देखा था हमने, जो सतत ऊर्जा वगैरह के लिए हुआ करता था। तो ग्रांड ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, इसमें है डेनमार्क का दूतावास और कॉन्सुलेट जनरल। तो डेनमार्क के साथ हो रहा था ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। तो ये देखा। इसके बाद नमा प्रश्न है, एडवांटेज असम समिट में प्रधानमंत्री को क्या उपहार दिया गया था? तो वैसे ये उपहार तो नहीं इंपॉर्टेंट है कि गेंडे की प्रतिमा दी गई थी सेमीकंडक्टर चिपों से बनी हुई। मेन बात है कि एडवांटेज असम कहाँ पे, ये असम में हुआ था, और सेमीकंडक्टर चिप और इन सबको बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाई गई एक समिति बनाई गई थी जो छुट्टी के लिए थी। इस समिति को किस सांसद के लिए समिति बनाई गई थी? तो ये सांसद थे बिप्लब कुमार देब, जो जेल में थे। हमने एक दो बार आर्टिकल में ये बात करी है। इसके बाद है कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर पूर्व CJI ने आपत्ति दर्ज की है। तो पूर्व CJI कौन है? UU ललित। उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। तो आपत्ति दर्ज क्यों की थी, क्या कारण बताया था? चुनाव महंगा हो जाएगा, मूल ढांचे के खिलाफ है, क्षेत्रीय दलों को लाभ होगा, या न्यायपालिका के नियंत्रण करेगा। तो हमने क्या देखा था, उन्होंने कहा था ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, तो मूल ढांचे के ये खिलाफ है। 12वां देखें प्रश्न, तो पश्चिम बंगाल में सागर कवच अभ्यास जो है वो किस बल के द्वारा संचालित हो रहा है? तो सागर कवच आ गया, तो कौन सा बल होगा? तटरक्षक बल हो जाएगा। तो यहाँ पे वायुसेना, थल सेना ऐसे देंगे, तो तटरक्षक बल के द्वारा हो रहा था सागर कवच। इसके बाद हमने देखा था नियोटेथिस महासागर की पट्टी का निर्माण कितने वर्ष पहले बनी थी? तो ये तो ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद रखना नियोटेथिस महासागर वाला। तो ये वैसे बनी थी 66 मिलियन वर्ष पहले। भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर योगदान, भारत में कौन सा एक टैक्स है जो सबसे बड़ा टैक्स माना जाएगा? तो मतलब तो भारत का सबसे प्रत्यक्ष कर योगदान किस उद्योग से आता है, इंडस्ट्री? तो वित्तीय सेवाओं से आता है। तो वित्तीय सेवाओं से ये सबसे ज़्यादा टैक्स का योगदान आता है। ऊर्जा से नहीं है, सॉफ्टवेयर से नहीं, विनिर्माण से भी नहीं, वित्तीय सेवाओं से सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसके बाद है ग्रांड ट्रांजिशन अलायंस के बारे में ही दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्य में किन लक्ष्यों को लिए ये था ग्रांड ट्रांजिशन? तो नेट 2070 तक हमें नेट जीरो का उत्सर्जन करना, तो इसलिए ये मनाया गया था। इसके बाद है झूमर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो हम ये देख चुके हैं, चाय जनजाति, जो टी जनजाति है। रीजनल डायलॉग वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो रीजनल डायलॉग वाला है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ई श्रम मोबाइल ऐप जो है। तो
किस प्लेटफॉर्म का, मतलब इस सम्मेलन के दौरान एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, ई श्रम मोबाइल ऐप। ऐसे ही लोकसभा सांसदों की अनुपस्थिति पर बनी समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे, जो अभी ये देखा हमने। और उसके बाद हुरॉन इंडिया 500 रिपोर्ट किस से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है इंडस्ट्री से, बैंकिंग से नहीं है, रक्षा से नहीं, शिक्षा से नहीं। तो हुरॉन इंडिया 500 जो लिस्ट आती है वो इंडस्ट्री से संबंधित है। कौन सा इंडस्ट्री अच्छी है, कौन सी क्या है। मद्रास IIT मद्रास और CAG के बीच जो समझौता हुआ है वो किस लिए हुआ है, सस्टेनेबल ऑडिट के लिए। तो हमने हर एक तरीके से पिछले 1-2 दिन के क्वेश्चन देखे। अब आज का देखते हैं करंट, जो 27 फरवरी के हैं। तो पहला है PNB और ITBP के बीच एक विशेष पैकेज जो बैंकिंग समझौता हुआ है, जो पंजाब नेशनल बैंक है और ITBP मतलब इंडियन तिब्बत सीमा बल जो बॉर्डर फोर्स है उसके द्वारा ये उसके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। ये समझौता नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। उद्देश्य क्या है, मेन बात ये है कि ITBP के जो हिमवीर हैं, ITBP अब इंटरनेशनल ये बॉर्डर पे लगे रहते हैं, तो तिब्बत वाले एरिया में, तो वहाँ पे उन्हें कहा जाता है हिमवीर। तो ITBP के हिमवीर बर्फ में काम करते हैं, हिमवीर और उनके परिवारों को समर्पित एक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। तो अगर PNB और ITBP के बीच जो समझौता हुआ है, ये समझौता विशेष पैकेज है किसके लिए, हिमवीर और उनके परिवारों के लिए। यह समझौता सीमा सुरक्षा बल के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ITBP के सभी जवान, अधिकारी, उनके परिवार इससे लाभान्वित होंगे। तो ये देखा। अगला है पंचायत, महिला पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य में प्रॉक्सी नेतृत्व पर अब सरकार रोक लगाने की बात कह रही है। अब ये प्रॉक्सी क्या होता है शब्द, तो प्रॉक्सी नेतृत्व का मतलब होता है जब वास्तविक नेता, कौन सा नेता, वास्तविक नेता किसी कारणवश सीधे नेतृत्व नहीं कर पाता है। वास्तविक नेता जो है, नेता वही है पर वो नेतृत्व नहीं कर पा रहा है खुद से, तो इसे ही कहा जाता है प्रॉक्सी लीडरशिप। अब पंचायत के संबंध में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पंचायत में कुप्रथा चलती हैं कुछ, जैसे प्रधानपति, सरपंचपति, मतलब महिला प्रधान होगी पर चलती किसकी है, जो पुरुष होगा। तो प्रधानपति और सरपंचपति की जो अवधारणा चलती है, तो यही है प्रॉक्सी नेतृत्व किसकी, क्योंकि इसमें क्या है, जो नेतृत्व है वो जो मेन नेतृत्व जैसे मिलना चाहिए वो क्या उसके पास है, नहीं, तो इसे ही कहते हैं प्रॉक्सी नेतृत्व। तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्रयास करी है। कारण क्या है इसके, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं हैं, क्योंकि उन्हें उठने नहीं दिया जाता है कि महिलाएं, कानूनी प्रावधान में कमी है, वैसा कोई कानून नहीं कि सरपंचपति के लिए इन पर रोक लगाए। महिलाओं में जागरूकता की कमी, वो खुद ही नहीं उठ पाते, अनुभव, शिक्षा का अभाव, ये सारी चीज़ें। जब शिक्षा का अभाव होगा तो दूसरे पर निर्भर होंगे ही। अब समिति और इसके अध्ययन देखें तो 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व खनन सचिव सुशील कुमार एक व्यक्ति हुआ करते, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और इन्होंने 14 राज्यों में शोध और ये सब किए। सिफारिशें क्या है, गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बना दी जाए, तो कि एक हेल्पलाइन ही बना दो, कोई अगर शिकायत करे तो उससे हो जाए। महिला निगरानी समिति हो, मतलब महिलाएं सही से काम कर रही हैं कि नहीं, तो ये सरपंचपति को रोकने के लिए क्या है, महिला निगरानी समिति। प्रॉक्सी नेतृत्व के मामले में एक दंड का प्रावधान कर दिया जाए। महिला लोकपाल की नियुक्ति की जाए। स्थानीय भाषाओं में AI एक मेन कारण क्या होता है, स्थानीय जो भाषाएं होती हैं उनका यूज़ और बढ़ावा दिया जाए और AI आधारित कानूनी मार्गदर्शन भी दिया जाए। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो ये सारी चीज़ करने की बात कही गई है। तो हमने देखा प्रॉक्सी वाला नेतृत्व। तो प्रॉक्सी नेतृत्व वैसे ही पूछा जा सकता है, क्या मतलब होता है, सीधे लीडर ना काम करे तो जब और कोई काम कर रहा हो, जैसा पाकिस्तान में देखा जाता है और रसिया में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ हुआ करते थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तो नवाज शरीफ अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ सत्ता में आ गए थे, पर सत्ता किसके पास थी, नवाज शरीफ के पास। क्यों, नवाज शरीफ अयोग्य हुआ करते। ऐसे ही पुतिन का चलता है रसिया में। तो ये सारे उदाहरण मिलते हैं हमें प्रॉक्सी राजनीति के। अगला है अमेरिका में गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना। तो ट्रंप ने एक नई प्रावधान लेके आए, गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना की शुरुआत की है। अब इसमें क्या है, धनी विदेशी निवेशकों को, कौन से धनी, हर कोई नहीं है, धनी जो निवेशक होंगे, विदेशी निवेशकों को $5 मिलियन होंगे, तो कितने, $5 मिलियन निवेश के बदले अमेरिका में स्थायी निवास और नागरिकता दे दी जाएगी। तो जिसके पास अगर $5 मिलियन होंगे, मतलब $50 लाख के आसपास वो निवेश करता है अमेरिका में, तो वो रह भी सकता है और वहाँ का स्थायी निवासी भी बन सकता है, नागरिकता भी प्रदान की जाएगी। तो ये ट्रंप ने किया है। तो क्या है, गोल्डन कार्ड, $50 लाख रुपए देने हैं। गोल्डन कार्ड योजना के मुख्य बिंदु का है $50 लाख या फिर $5 मिलियन जो डॉलर का
निवेश आवश्यक है, अमेरिका में रहना, काम करना और लास्ट में नागरिकता भी मिल ही जाएगी। वर्तमान कार्यक्रम का प्रतिस्थापन वर्तमान में EB-5 वीज़ा कार्यक्रम के तहत ये चलता है। तो अभी क्या है, EB-5 एक वीज़ा कार्यक्रम होता है जो विदेशियों को अमेरिका व्यवसायों में निवेश के लिए ग्रीन कार्ड प्रदान करता है। तो EB-5 है वो ग्रीन कार्ड प्रदान करता है, भी ऐसे होता है। तो इससे अब होगा क्या, आकर्षण भी बढ़ेगा अमेरिका में, क्योंकि लोग रुपए देंगे और उसके बाद अमेरिका में बस सकते हैं, दिक्कत भी नहीं है। पर इससे चिंताएं भी हैं कि अब सुरक्षा का मुद्दा भी होता, कोई भी जाके वहाँ बस सकता है, तो ये भी यहाँ पे सुरक्षा की समस्या है। तो ये हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। EB-5 देखा जो अभी चलता है। और इसके बाद है अगला है महाकुंभ में वायुसेना की महासलामी। तो अभी महाकुंभ खत्म हो गया, तो उसमें जो महासलामी लास्ट दिन दी गई उसमें ये कुछ यान वगैरह हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे त्रिशूल फॉर्मेशन के तरीके जो सुखोई 30 विमानों को उड़ाया गया था। तो त्रिशूल का फॉर्मेशन किया था सुखोई 30 विमान ने। उसके बाद है AN-32 का प्रदर्शन। तो सुखोई 30 के अलावा वायुसेना के AN-32 विमानों ने इस दौरान उड़ान भरी थी। उन्होंने भी वहाँ पे ऊपर क्या हुआ, आकर्षण दिखाए थे। चेतक हेलीकॉप्टर भी था इसी दौरान। तो चेतक हेलीकॉप्टर ने भी केवल प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये देखा। उसके बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भारत दौरे पर। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीयेन है जो भारत के दौरे पर आई हैं। इस यात्रा का उद्देश्य निवेश, व्यापार, इन सबको बढ़ावा देना है। तो एक तो याद रखना, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लीयेन। तो ये वाला याद रखना। इसके बीच मुक्त व्यापार समझौता, यात्रा के दौरान भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार जो फ्री ट्रेड है उस पर बात करी जाएगी। अब एक आया शब्द यूरोपीय आयोग, यूरोपीय यूनियन, एक यूरोपीय आयोग। तो यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी शाखा है। जो हम EU पढ़ते हैं ना, यूरोपीय यूनियन, उसी का शाखा है ये यूरोपीय आयोग। जैसे सरकार है, अब सरकार का ही क्या होता है, पार्ट होता है, सरकार के पार्ट है, मतलब संसद है, संसद के पार्ट लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही यूरोपीय यूनियन बड़ा है और उसी का एक पार्ट है यूरोपियन आयोग। मतलब जैसे कह सकते हैं संसद कार्यपालिका की प्रमुख, मतलब विधायिका की प्रमुख है, और कार्यपालिका की प्रमुख कौन है, सरकारें होती हैं, जो सरकार है। और जो विधानसभा होती है या संसद होती है वो किसकी प्रमुख होती है, विधायिका। वैसे ये यूरोपीय यूनियन विधायिका वाला है और उसका कार्य किया जाता है यूरोपीय आयोग के द्वारा। तो क्यों ये पढ़ रहे इतना, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अलग होते हैं और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष अलग होते हैं, दोनों अलग होते हैं। अभी कौन आए, यूरोपीय आयोग है जो कार्यकारी वाला संस्था है और इसी की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लीयेन, ये भारत में आए हैं। तो ये देखा, तो यूरोपीय यूनियन की ये सरकार है, ऐसे याद कर लेना, यूरोपीय आयोग यूरोपीय यूनियन की सरकार है। इसकी स्थापना क्या हुई थी, तो ये पहला तो हमने देखा ये क्या है, EU की ये सरकार है, पहली चीज EU की सरकार है। दूसरा उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें कि इनका जो बना कब था, तो ये बना था 1958 में रोम संधि के द्वारा। तो यूरोपियन जो आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कहाँ पे हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये भी है, क्या काम करेगा ये, तो काम इसका होगा कानून प्रस्तावित करना और उसके बाद EU की नीतियों को लागू करना, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक प्रमुख होता है, वर्तमान में कौन है, उर्सुला वॉन डेर लीयेन। इसमें 27 देश हैं जो प्रमुख आयुक्त हैं जिन्हें EU की शाखा के तहत जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखी इसके बारे में। तो ये उसके बाद अगला जो है वो है धन्वंतरी के बारे में। तो धन्वंतरी जो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। तो धन्वंतरी कौन है, ये नाम आए, पहले हम ये देख लेते पुरस्कार किसे दिए गए हैं। तो इस बार हर साल ही पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख की राशि और ये सब दिया जाता है। अब धन्वंतरी थे कौन, आयुर्वेद से पता चल रहा है, चिकित्सक हुआ करते थे पर भारत के पहले। अब वैद्य ताराचंद शर्मा को दिया गया एक, तो दूसरा वैद्य मायाराम उनियाल को दिया गया। इसके बाद वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि को, जमदग्नि तो चंद शर्मा, राम एक है और गोविंद है। तो राम गोविंद एक से नाम और चंद्र जैसे राम गोविंद ऐसे याद रख सकते हैं, तीनों को धन्वंतरी मिला। अब धन्वंतरी देखें कौन है, तो धन्वंतरी को कहा जाता है आयुर्वेद के जनक। धन्वंतरी ही आयुर्वेद के जनक, पतंजलि ने तो लिखा था। तो धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक है और देवताओं के चिकित्सक कहलाते हैं। यही जो देवताओं की चिकित्सा करते थे वो यही परंपरा के अनुसार माना जाता है, यही करते। जो समुद्र मंथन हुआ था, जो कलश निकला था समुद्र मंथन में, वो कलश समुद्र से वो इन्हीं ने उठा के, मतलब इन्हीं के हाथों से प्रकट हुआ था कलश। तो आयुर्वेद का भी इन्हें ज्ञान होता है। तो आयुर्वेद की जो मूलभूत शिक्षा है वो यही है। और तो धन्वंतरी का देख लिया हमने।
जो धनतेरस भी होता है दीपावली से 2 दिन पहले, मतलब पहले, उस पर स्वास्थ्य और समृद्धि का जो होता है वो भी इन्हीं के लिए होता है। तो ये देखा। और अब हम लोग क्यों ये मनाते हैं, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को अब किया हो गया, जो धनतेरस होता है उसे आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने ऐसा कर दिया है। तो ये धन्वंतरी भारत के पहले कह सकते हैं सर्जन हुआ करते थे। अथर्ववेद और पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में चूंकि चिकित्सा वगैरह की बात है, अथर्ववेद और पुराणों में इनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार काशी में उन्होंने आयुर्वेद का पहला स्कूल भी स्थापित किया था। तो ये सब इनके बारे में हो गया। अगला है एआई को लेकर उम्मीद ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उम्मीद चिंता की बात कही है। मतलब रिपोर्ट आई, उसने कहा है ज़्यादा उम्मीद ना लगाओ एआई से। तो जरूर जागरूकता का स्तर 29% लोगों ने कभी चैटबॉट के बारे में सुना भी नहीं है। अब ऐप में होता है साइड में कभी कभी देते हेल्प वाला कि उनसे बात करके, वो एआई होता है जनरेटेड, उनसे बात कर लो। और बात का मतलब क्या है, जैसे कोई इशू वगैरह है तो जो ये होता है चैटबॉट वगैरह। तो ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते तक नहीं है। वर्तमान उपयोग 10% सरकार जो कर्मचारी हैं यह साप्ताहिक रूप से एआई चैटबॉट का उपयोग करते हैं, जबकि 7 महीने में कभी भी 60% महीने में कभी नहीं करते हैं। 7% मतलब लोग ऐसे जो कभी नहीं करते, और महीने में कभी कभी उपयोग करते हैं, मतलब हफ्ते में नहीं है कोई उनका, कभी कभी। और 10% हफ्ते में करते हैं। मतलब ये डाटा याद नहीं रखना, वो थोड़ी समझ करनी है कि एआई ऐसा भी नहीं है कि सबको प्रतिस्थापित कर देगा। बाद में बताया 36% कर्मचारियों का मानना है कि चैटबॉट काम की गति को बढ़ाने में मददगार है। तो ये सकारात्मक हो गया। चिंताएं क्या है, 52% लोगों का मानना है एआई भविष्य के लिए खतरा है। तो ये सारी रिपोर्टें एआई के बारे में थी। तो ये हमने देखा 27 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स थे।